दोस्तों, लोकसभा के इलेक्शन पूरे देश में चल रहे हैं और यहां पर जो पॉलिटिकल माहौल है वो भी पूरी तरह से गर्म है। ऐसे में यहां पर आपने देखा होगा कि आरोप लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर कि यहां पर जो वोटिंग टर्नआउट है उसको लेकर कुछ डिस्क्रिपेंसीज सामने आई है, यानी कि जो वोट के आंकड़े हैं उसके अंदर कुछ यहां पर मामला जो है गड़बड़ लग रहा है, कुछ नंबर्स जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं। साथ में इलेक्शन कमीशन पर यह भी आरोप लगा है कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है वोटिंग टर्नआउट का, यानी कि कितने वोट पड़े, ये डेटा 10 से 11 दिन का डिले करके रिलीज कर रहा है, यानी कि काफी देरी से डेटा को जारी किया जा रहा है। तो देखते हैं पूरा मामला क्या है दोस्तों यहां पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। देखते हैं पूरे मामले को। अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, आपको एक एनजीओ देखने को मिलती है जो कि देश के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए काम करती है। जो वोटर्स हैं, नागरिक हैं, उनकी जागरूकता के बारे में यहां पर काम करती है, वोटिंग प्रोसेस और इलेक्शन प्रोसेस को लेकर। इन्होंने एक पेटिशन डाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई 24 मई को करेगा, यानी कि कल एक केस की सुनवाई होनी है। और इसके अंदर यहां पर पेटिशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट से यह रिक्वेस्ट की गई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट आदेश दे इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन जो डेटा है वो 48 घंटे में जारी करे, वोटिंग टर्नआउट का डेटा, यानी कि जितने वोट पड़े हैं उसका डेटा पोलिंग स्टेशन वाइज, वो भी कैसे, पोलिंग स्टेशन वाइज हर एक पोलिंग स्टेशन का डेटा 48 घंटे में इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर जारी करे। ऐसा आदेश देने के लिए केस जो है वो उसकी सुनवाई 24 मई को यहां पर होगी। तो देखते हैं कि आखिर ऐसा आदेश देने के लिए पिटीशन क्यों डली, क्या यहां पर मामला है। अगर बात करें तो ये जो एनजीओ है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये एक बहुत फेमस एनजीओ है। आपको याद होगा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो केस था, इलेक्टोरल बॉन्ड के केस के भी सुनवाई यहां पर इसी एनजीओ के द्वारा करवाई जा रही थी। इसी एनजीओ ने यहां पर पिटीशन डाली थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एनजीओ है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, जहां तक भारत के अंदर बात है। और यही एनजीओ यहां पर आरोप लगाती है कि भाई यहां पर कुछ डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है। जो रियल टाइम वोटिंग डेटा होता है और बाद में जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा डेटा रिलीज किया जा रहा है, उसके अंदर आपको यहां पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यह बात यहां पर एनजीओ ने कही है। दूसरी बात, यहां पर एनजीओ ने रिक्वेस्ट की है इलेक्शन कमीशन से कि भाई आप क्या करिए, जो फॉर्म 17C का जो डेटा है उसको आप अपनी वेबसाइट पर जारी करिए इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली डिस्क्लोज करिए फॉर्म 17C का डेटा अपनी वेबसाइट के अंदर। और ये फॉर्म 17C क्या होता है? दरअसल फॉर्म 17C जो होता है ये वोटिंग टर्नआउट को रिकॉर्ड करता है हर एक पोलिंग स्टेशन पर और इमीडिएटली, और वो भी रियल टाइम तरीके से। यानी कि जो फॉर्म 17C है इसके अंदर हर एक पोलिंग स्टेशन का डेटा आपको मिलेगा, वो भी रियल टाइम तरीके से। जैसे ही वोटिंग बंद होती है किसी भी पोलिंग स्टेशन पे, तो वहां पर फॉर्म 17C के अंदर ये सारा आंकड़ा होता है कि भाई इस पोलिंग स्टेशन पर कितने वोट पड़े, कितने वोटर्स यहां पर वोट देने नहीं आए, ये सारी बातें आपको इस आंकड़े में देखने को मिलती है। और ऐसे में यहां पर ये रिक्वेस्ट की है एडीआर ने कि भाई इलेक्शन कमीशन इसका आंकड़ा इमीडिएटली जारी करे। अब अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि भाई यहां पर आपको देखने को मिलता है कि ऑपोजिशन के द्वारा भी यहां पर आरोप लगाए गए हैं और ऑपोजिशन का कहना है कि रियल टाइम डेटा और जो बाद में जो डेटा रिलीज किया गया इसके अंदर लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा, यानी कि 1.7 करोड़ वोट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो रियल टाइम डेटा दर्ज किया जाता है फॉर्म 17C के हिसाब से और बाद में इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा रिलीज करा वो है, उसमें डिफरेंस है 1.7 करोड़ का, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट का डिफरेंस दोस्तों कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है, इलेक्शन के रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। और यहां पर ऑपोजिशन का दूसरा आरोप यह है कि इलेक्शन कमीशन ये जो डेटा रिलीज कर रहा है, पहली बात तो यहां पर डिफरेंस है और दूसरा ये डेटा 10 से 11 दिन के डिले में रिलीज किया जा रहा है। यानी कि 10 से 11 दिन का टाइम ज्यादा लग रहा है और डेटा फिर उसके बाद रिलीज हो रहा है, जो कि 24 घंटे में 2019 तक 24 घंटे में डेटा रिलीज कर दिया जाता था। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप ऑपोजिशन यहां पर एक और लगाता है और वो ये कहता है कि भाई ये जो डेटा है इसका परसेंटेज जारी किया जा रहा है, वोटिंग कितनी हुई एब्सोल्यूट नंबर ये जारी नहीं किया जा रहा। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ऑपोजिशन 3 आरोप लगाता है कि भाई यहां पर पहली बात डिले करके डेटा रिलीज किया जा रहा है, दूसरा कि जो डेटा रियल टाइम है और रिलीज किया गया है इसके अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट का डिफरेंस है, और तीसरा कि जो डेटा रिलीज किया गया है इसके एब्सोल्यूट वोट्स कितने पड़े इसका नंबर जारी नहीं किया जा रहा है कि कितने वोट एक्चुअल में पड़े, बल्कि उसका परसेंटेज, उसका प्रतिशत यहां पर जारी किया जा रहा है। अब अगर बात करें यहां पर आगे बढ़ने से पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि फॉर्म 17C क्या है। दरअसल फॉर्म 17C का जिक्र हुआ जो कि रियल टाइम डेटा को कैप्चर करता है, तो हमें पता होना चाहिए फॉर्म 17C क्या है।
फॉर्म 17C फॉर्म 17 का ही पार्ट है। फॉर्म 17 के अंदर आपको दो तरह के फॉर्म देखने को मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, एक फॉर्म 17A और एक फॉर्म 17C। फॉर्म 17A जो है यानी कि 17A जो है, इसके अंदर ये आंकड़ा होता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कितने वोटर्स हैं, कितने इलेक्टर्स हैं। और जो फॉर्म 17C है ये आपको रियल टाइम डेटा वोटिंग के दौरान कैप्चर करता हुआ नजर आता है। और इस फॉर्म 17C के अंदर वोटिंग के दौरान जितना भी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, डिटेल्स है, वो आपको और भी ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर फॉर्म 17C के अंदर आपको यह आंकड़ा मिलेगा कि वहां पर कौन सी ईवीएम इस्तेमाल हुई, यानी कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हुई, उसका भी आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको इस फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। दूसरा, कितने वोटर्स यहां पर आए लेकिन उनको वोट नहीं डालने दिया, वो भी मिल जाएगा, यानी कि किसी तरीके से उन्होंने कुछ ऐसी वहां पर करप्ट हरकत करी कि उनको वोट नहीं डालने दिया, उनको डिटेन कर लिया, या फिर कितने लोगों ने वहां पर वोट डाला, तो इस तरह से, और कितने वोट डालने नहीं आए, ये सारा आंकड़ा आपको फॉर्म 17C के अंदर देखने को मिलता है, जो कि वोटिंग के दौरान ही वहां पर दर्ज होता रहता है। ऐसे में यहां पर फॉर्म 17C का दूसरा एक पार्ट आपको मिलेगा जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो वोटिंग की जो काउंटिंग होती है, यहां पर उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर जब वोटिंग की काउंटिंग होती है तो उनका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलता है, यानी कि कितने वोट वहां पर काउंट हुए। ऐसे में यहां पर क्या होता है, क्योंकि ये जो फॉर्म 17C है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कई सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी, ये सारी डिटेल्स होती है वो भी रियल टाइम। और ऐसे में जब पोलिंग एंड होती है, जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पोलिंग स्टेशन पर, जब किसी पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग बंद होती है शाम को, तो वहां पर फॉर्म 17C का जो डेटा है वो कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट को दे दिया जाता है। यानी कि जहां पर भी वोटिंग हो रही है, जिस भी पोलिंग स्टेशन पर, वहां पर शाम को वोटिंग बंद होते होते जो फॉर्म 17C का जितना रियल टाइम डेटा है वो एक कैंडिडेट के पास पहुंच जाता है उसके पोलिंग एजेंट के थ्रू। तो आपने देखा होगा कई बार जब आप वोटिंग देने जाते हैं, वोट करने जाते हैं, तब आपने देखा होगा कि वहां पर कुछ लोग रजिस्टर लेके एंट्रीज वगैरह जो करते रहते हैं वो दरअसल रियल टाइम डेटा को कैप्चर करते हैं और वो सारा डेटा वहां पर पोलिंग एजेंट को, कैंडिडेट का जो पोलिंग एजेंट होता है उसको चला जाता है। और आपने देखा होगा हर पार्टी के कुछ एजेंट वहां पर बैठे होते हैं और उनके पास वो बाद में, जिनके पास समोसे वगैरह चाय पानी जिनके लिए आता है, बाद में उन पोलिंग एजेंट के पास ये डेटा सौंप दिया जाता है शाम को और उनके थ्रू कैंडिडेट के पास पहुंच जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट होता है उसके पास शाम होते होते, वोटिंग एंड होते होते उसके पास रियल टाइम डेटा वहां पर फॉर्म 17C के रूप में पहुंच जाता है। ठीक है, और फिर जब वोटिंग होती है तब यहां पर जो कैंडिडेट है उसके पास, क्योंकि फॉर्म 17C की सारी डिटेल है कि भाई कौन सी मशीन इस्तेमाल हुई, कितने वोट पड़े, कितने लोग नहीं आए, ये सारे आंकड़े उसके पास हैं। तो ऐसे में मान लीजिए रिजल्ट वाले दिन, जिस दिन वोटिंग की काउंटिंग होती है, वोटिंग काउंट के दौरान अगर मान लीजिए कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है कैंडिडेट को कि भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, मेरी मशीन के अंदर इतने वोट क्यों आ रहे हैं, मेरे पास फॉर्म 17C के हिसाब से तो मेरा आंकड़ा ये है, अब यहां पर इतना आंकड़ा आ रहा है, तो यहां पर इसको आधार बनाकर फॉर्म 17C को आधार बनाकर इलेक्शन पिटीशन डाल सकता है कैंडिडेट हाई कोर्ट के अंदर। तो अगर मान लीजिए कैंडिडेट को लगता है कि मेरे जो रिजल्ट है और जो आंकड़े हैं इसमें कुछ गड़बड़ है, तो ऐसे में फॉर्म 17C के आधार पर इलेक्शन पिटीशन डाली जाती है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्म 17C और उसमें दर्ज होने वाले आंकड़े। अब अगर यहां पर बात करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर यह आरोप लगे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन जो डेटा रिलीज कर रहा है उसका जो आंकड़ा है वो फॉर्म 17C में दर्ज होने वाले वोटों से ज्यादा वोट यहां पर आ रहे हैं बाद में, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी बातें। तो ऐसे में यहां पर इलेक्शन कमीशन का कहना है, और दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन को यह कहा जा रहा है कि आप इमीडिएटली डेटा रिलीज करिए, इमीडिएटली आप डेटा रिलीज करिए, साथ में एब्सोल्यूट नंबर के अंदर डेटा रिलीज करिए, क्योंकि ऑपोजिशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वोटिंग की जो डेटा है उसका परसेंटेज रिलीज कर रहा है, जबकि 2019 के अंदर जो डेटा है वो एब्सोल्यूट नंबर्स के अंदर रिलीज किया गया था। तो अब क्यों नहीं यहां पर रिलीज किया जा रहा है, अब यहां पर क्यों परसेंटेज में रिलीज किया जा रहा है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि भाई इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई लीगल, कोई वैधानिक जवाबदेही नहीं है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि यहां पर उनको एब्सोल्यूट नंबर के अंदर वोट का आंकड़ा जो है वो पेश करना होगा, इसलिए वो परसेंटेज यहां पर कर सकते हैं। तो कोई इसके अंदर इलीगल काम वो नहीं कर रहे। दूसरा, यहां पर अगर बात करें, इलेक्शन कमीशन ने यहां पर जो आंकड़ों के अंदर जो कुछ वोट बढ़कर आ रहे हैं, लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट, यानी कि 1.7 करोड़, 1 करोड़ 70 लाख जो वोट बढ़कर आए हैं, उसका जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यहां पर शाम को 6 बजे तक वोटिंग, कई बार ऐसा होता है कि भाई दरअसल वोटिंग क्या होता है, शाम को 6 बज जाते हैं और शाम को 6 से 7 के बीच के दौरान
जो फॉर्म 17C का आंकड़ा है वो देना होता है पोलिंग एजेंट को। तो यानी कि पूरे दिन का जो भी आंकड़ा है वो शाम को 6 से 7 बजे के दौरान या फिर उसके बीच यहां पर वो सारा फॉर्म 17C का आंकड़ा पोलिंग एजेंट के पास चला जाता है और फॉर्म 17C में उतना ही आंकड़ा दर्ज होता है। और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि क्योंकि कई बार भीड़ बहुत ज्यादा होती है, कई पोलिंग स्टेशन पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, लंबी कतार थी, लंबी लाइन थी वोटर्स की, तो ऐसे में जो वोटिंग है वो 6 बजे के बाद चली। तो भाई 6 बजे के बाद चलने वाली वोटिंग का जो आंकड़ा है वो फॉर्म 17C के अंदर दर्ज नहीं होगा। तो ऐसे में जब फाइनल आंकड़ा जब आएगा तो उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसे में बढ़कर यहां पर आंकड़े देखने को मिलते हैं। ये सफाई यहां पर बढ़े हुए आंकड़े पर इलेक्शन कमीशन ने दी है। दूसरी बात यहां पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है, जो बात यहां पर कही गई है कि ऑनलाइन आप अपना डेटा जो है वो उसको डिस्क्लोज कर दीजिए तुरंत इमीडिएटली। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि भाई फॉर्म 17C के अंदर जो डेटा है उससे कंफ्यूजन हो सकती है। क्यों? क्योंकि फॉर्म 17C के अंदर जो डेटा होता है इसके अंदर यहां पर आपको जो पोस्टल बैलेट होता है, यानी कि जो लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूर हैं, खासतौर पर जो सर्विसेज वगैरह में है, जैसे फौजी हैं, ठीक है, और सर्विस के दौरान अपनी सरकार की सर्विस में है, बाहर है कहीं, वो पोस्टल बैलेट के थ्रू उन्होंने जो वोट डाला उसका आंकड़ा भी फॉर्म 17C के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसके अंदर नंबर कुछ और आएंगे और फॉर्म 17C के अंदर क्योंकि एक्स्ट्रा वोट कौन से हैं, पोस्टल बैलेट वाले भी हैं। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन का कहना है अगर तुरंत ये आंकड़े रिलीज कर देंगे पब्लिक डोमेन के अंदर तो यहां पर कंफ्यूजन वाला मामला कुछ यहां पर हो सकता है। तो वोटर्स के माइंड में यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है। तो इलेक्शन कमीशन ने अपने फेवर में ये सफाई आपको देते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि ये जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो एनजीओ है ये पूरी तरह से यहां पर कोशिश कर रही है कि बेसलेस तरीके से अलग अलग आरोप लगाकर जो इलेक्शन कमीशन है इसके यहां पर जो पूरा जो इसके जो कंडक्ट है इस कैंपेन के दौरान, इलेक्शन के कैंपेन के दौरान पूरा यहां पर जो है इस कैंपेन को यहां पर कुछ ना कुछ आरोप लगाकर कंफ्यूजन माइंड्स में लोगों की क्रिएट की जाए। ठीक है, और लोगों के मन में डाउट्स क्रिएट किए जाए इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट कि इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए ताकि ये जो एनजीओ है ये अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पाए, कौन सा, पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करवाने का। ठीक है, क्योंकि ईवीएम के थ्रू वोटिंग चल रही है तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हर संभव प्रयास यहां पे इस एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है कि लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा की जाए, लोगों को इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट जो है उनके दिमाग में छवि क्रिएट की जाए ताकि पोस्टल बैलेट के प्रति यहां पर लोगों के मन में ओपिनियन क्रिएट हो सके। ये बात यहां पर आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए, जो कि एक ऐसी एनजीओ है जो कि कई सारे रिफॉर्म्स के लिए भारत के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए जिम्मेदार है। जैसे अगर बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड का, आपने मुद्दा देखा होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसकी भी जो पिटीशन है ये भी इसी एनजीओ के द्वारा डाली गई थी। उसके अलावा अगर आपने बात करा होगा, आपने देखा होगा कि जो नोटा का ऑप्शन 2013 में सरकार इलेक्शन प्रोसेस के अंदर दिया गया। ठीक है, तो नोटा का जो यहां पर ऑप्शन दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी 2013 के अंदर, उसके अंदर ये जजमेंट यहां पर दी गई थी कि नोटा का भी ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि वोटर अगर किसी को सिलेक्ट नहीं करना चाहता तो उसके लिए नोटा का ऑप्शन होना चाहिए। और ऐसे में यहां पर कॉमन कॉज एक एनजीओ थी, उसके साथ एडीआर का भी आपको इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। उसके अलावा जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, यानी कि अपनी जो क्रिमिनल एक्टिविटी, जो केसेस वगैरह उनके खिलाफ पेंडिंग है, उसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में देंगे। ये सारी जो ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट से पास करवाने में एडीआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलता है इस एनजीओ का। और ऐसे में इसी एनजीओ ने यहां पर केस डाला है जिसकी सुनवाई 24 मई को होगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने अपनी सफाई देते हुए ये सारी बातें यहां पर कही हैं, इसको आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या यहां पर होगा। अगर आप यहां पर देखें, ये है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो इलेक्शन से जुड़े हुए बहुत सारे आंकड़े आपको मिल जाएंगे, कई सारे रिसर्च आपको मिल जाएंगी और ये ऑथेंटिक डेटा आपको वहां पर एडीआर की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा आप देख सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करवाने में भी इंपॉर्टेंट रोल इसी एसोसिएशन का, इसी एनजीओ का आपको देखने को मिलता है। चलिए, तो दोस्तों देखते हैं कि क्या निकलकर सामने आता है। सुनवाई होगी 24 मई को और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश यहां पर देता है। दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अनअकैडमी आप सभी के लिए एक बहुत ज्यादा अफोर्डेबल कोर्स लेकर आया है। जो भी दोस्त ये सोचते हैं कि आखिर तैयारी यूपीएससी की शुरू कैसे करनी है, समझ नहीं आ रहा, साथ में कोर्सेज जो है काफी अनअफोर्डेबल लगते हैं, महंगे लगते हैं, तो ऐसे में ऐसे दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा अफोर्डेबल कोर्स यहां पर लेकर आया गया है। दरअसल 499 इतना ज्यादा आपको अफोर्डेबल कोर्स दिखेगा जिससे कम प्राइस में तो आप अपना, जिससे ज्यादा प्राइस में तो आप अपना जोमेटो और स्विगी का ऑर्डर कर देते होंगे, उससे भी कम प्राइस में आपको यहां पर कोर्स मिलता है अनअकैडमी पर, जो कि आपको एनसीईआरटीज कवर करवाएगा।
वो भी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपकी एनसीईआरटीज कवर होंगी सिर्फ 499 के अंदर। और दोस्तों ये कोर्स इसलिए यहां पर लेकर आया गया है क्योंकि जो दोस्त डिसीजन नहीं ले पाते हैं कोर्सेज का प्राइस देखकर, वो यहां पर एटलीस्ट अपनी तैयारी शुरू कर पाए, साथ में उनको ये पता चल पाए कि यूपीएससी के अंदर आखिर पढ़ना क्या होता है, करना क्या होता है। क्योंकि यूपीएससी के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक, ये जो कोर सब्जेक्ट्स है यूपीएससी का आधार है और हम एनसीईआरटी के इस कोर्स के अंदर इन्हीं कोर सब्जेक्ट्स पर काम करेंगे, यानी कि आपके आधार पर, आपकी फाउंडेशन पर काम करेंगे, वो भी एनसीईआरटी के बिल्कुल बेसिक से। दूसरी चीज, यहां पर आपको गाइडेंस भी साथ में मिलेगी क्योंकि आप अपनी तैयारी के अर्ली फेज में होंगे, तो आपको यहां पर मेंटोर्स की गाइडेंस मिलेगी। सिर्फ यहां पर ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और चले जाएंगे, आप जो भी डाउट पूछेंगे, प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ जो आपका डाउट होगा, स्ट्रेटेजी, उसके लिए भी यहां पर क्लासेस कंडक्ट कराई जा सकती हैं। तो ऐसे में जब भी दोस्तों का डाउट होगा तो उनको भी यहां पर डील किया जाएगा और क्लासेस के दौरान भी जनरल डाउट्स भी लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस कोर्स से यहां पर एक तो अफोर्डेबल कोर्स मिलेगा, दूसरा कोर सब्जेक्ट्स पर काम होगा, तीसरा अर्ली स्टार्ट में आपको गाइडेंस मिलेगी। तो इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं, कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। SMK लाइव अगर आप कोड लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस प्राइस पर देखने को मिलता है। और दोस्तों याद रखेंगे, शुरुआत के अंदर गाइडेंस बहुत ज्यादा यूपीएससी में मैटर करती है और इस कोर्स के अंदर अगर आपको एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक इसका मिल जाएगा। अब अगर बात करें दोस्तों, यहां पर 2025 की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए भी कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन बैच आपको देखने को मिलता है और ये आरंभ बैच है जो कि बाइलिंगुअल में आपको देखने को मिलता है। सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर पढ़ाते हैं। इसके अलावा आपको ट्रायम्फ बैच देखने को मिलता है जहां पर इंग्लिश मीडियम में सभी टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। और ऐसे में दोस्तों 2025 की तैयारी अगर करनी है, अगर वन ऑन वन मेंटोरशिप, रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस का कंप्लीट एक्सेस, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, वो भी सिर्फ 2999 के अंदर, तो ऐसे में आप यहां पर इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव, ठीक है। तो 2025 की तैयारी आप अनअकैडमी के साथ इन कोर्सेज में कर सकते हैं। साथ में याद रखेंगे ये कोर्स 12 महीने के नहीं बल्कि आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं और टोटल 15 महीने के कोर्सेज देखने को मिलते हैं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसके अंदर रिविजन वगैरह सब कुछ सही टाइम पर तसल्ली से आप कर पाए। इसके अलावा दोस्तों यहां पर 99 रुपए में आपको 2024 की टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलती है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर तो सीसैट जो कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है यूपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए 1999 यानी कि लगभग सिर्फ 2000 रुपए में यहां पर एक कोर्स लॉन्च किया गया है। ये एक रिकॉर्डेड क्लासेस का कोर्स है जिसके अंदर मधुकर कोटावे सर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब पढ़ाएंगे। ऐसे में इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। कोड लगाना होगा SMK लाइव और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और अपने सीसैट को आप कंफर्टेबली क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट होगा 26 तारीख को, बिल्कुल जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, बिल्कुल ऐसे सुबह जीएस का पेपर होगा 9:30 बजे और 2:30 बजे सीसैट का पेपर होगा। ऑल इंडिया लेवल पर अपनी रैंक आप चेक कर सकते हैं और अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन आपको यहां पर दिखेंगे। कोड लगाना होगा SMK लाइव और इस फ्री एनरोलमेंट में आप यहां पर एनरोल करेंगे। दोस्तों ये था पूरा मामला और देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या यहां पर इस पूरे इतने सीरियस मैटर में, जिसकी बात ऑपोजिशन करता रहा है लगातार, और ऐसे में पूरे सीरियस मैटर में यहां पर देखेंगे क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल प्रोसेस होता है, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस ही तय करते हैं किसी भी देश की डायरेक्शन और उस देश के अंदर सिटीजन्स की जो आवाज होती है वो इलेक्शंस ही होती है। तो इलेक्शन इसलिए बहुत ज्यादा क्रूशियल प्रोसेस है और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कल इस पर सुनवाई में क्या जजमेंट देते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।